नमस्कार बच्चों, मैं सरिता यादव, प्रवक्ता नागरिक शास्त्र। आज इंटरमीडिएट की नागरिक शास्त्र की क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम स्वतंत्र भारत में राजनीति के तीसरे अध्याय नियोजित विकास की राजनीति के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आइए पहले ये जान लेते हैं कि हमने पहले भाग में क्या क्या पढ़ा है। अब तक हमने जाना विकास का अर्थ एवं धारणाएं। इसके अंतर्गत हमने जाना विकास क्या है और विकास से जुड़ी धारणाओं को भी समझा। स्वतंत्र भारत के समक्ष विकास के वैकल्पिक मॉडल, इसके अंतर्गत हमने पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल के बारे में चर्चा की। भारत में नियोजन, बॉम्बे प्लान और योजना आयोग, इसके अंतर्गत हमने जाना भारत में नियोजन की शुरुआत किस तरह से हुई, बॉम्बे प्लान और योजना आयोग के बारे में जाना। नीति आयोग के अंतर्गत हमने नीति आयोग की संरचना को समझा और उसकी भूमिका के बारे में अध्ययन किया। पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत हमने जाना पंचवर्षीय योजनाएं क्या हैं और उनके उद्देश्य क्या हैं। प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना को हमने विस्तार से जाना। अंत में हमने जाना केरल मॉडल को, जो विकेंद्रित नियोजन का एक प्रमुख उदाहरण है। बच्चों, पहले भाग में हमारा अध्ययन केंद्रित था भारत में नियोजन की शुरुआत और पंचवर्षीय योजनाओं पर। आज दूसरे भाग में हम चर्चा करेंगे वामपंथ और दक्षिणपंथ की, साथ ही जानेंगे विकास से की रणनीति से जुड़े विवादों को और नियोजन के परिणामों को भी। तो आइए नज़र डाल लेते हैं पहले उन बिंदुओं पर जिन पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। वामपंथ और दक्षिणपंथ। हम जानेंगे वामपंथ और दक्षिणपंथ से क्या अभिप्राय है। विकास की रणनीति से संबंधित विवाद के अंतर्गत हम जानेंगे कृषि बनाम उद्योग के विवाद को और चर्चा करेंगे निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र के विवाद पर। नियोजित विकास के प्रमुख परिणामों को जानेंगे, साथ ही साथ उसके अंतर्गत आर्थिक विकास की बुनियाद पर चर्चा करेंगे। भूमि सुधार के बारे में जानेंगे सरकार ने भूमि सुधार के क्षेत्र में क्या क्या नीतियां बनाई और क्या प्रयास किए। खाद्यान्न संकट एवं हरित क्रांति के बारे में विस्तार से जानेंगे। ऑपरेशन फ्लड पर चर्चा करेंगे और अंत में हम जानेंगे 1960 के दशक के अंत में आए बदलावों को। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं वामपंथ और दक्षिणपंथ। बच्चों, जब हम किसी देश की राजनीति की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि वह पार्टी या समूह वामपंथी विचारधारा का है या अमुक समूह या पार्टी दक्षिणपंथी सोच की है। वामपंथ या दक्षिणपंथ शब्द से किसी राजनीतिक दल या समूह के बारे में यह प्रकट होता है कि सामाजिक बदलाव को लेकर वह कौन सा पक्ष लेगा या आर्थिक पुनर्वितरण में राज्य की भूमिका पर उसकी क्या राय होगी। वामपंथ क्या है? वामपंथ से अभिप्राय उन लोगों से है जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह का पक्ष लेते हैं। बच्चों, वामपंथी विचारधारा के लोग वंचित तबकों के हित के लिए चलाई गई सरकारी नीतियों का समर्थन करते हैं। दक्षिणपंथ क्या है? दक्षिणपंथ से अभिप्राय उन लोगों से है जो यह मानते हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था से ही प्रगति हो सकती है। बच्चों, दक्षिणपंथी विचारधारा के लोगों का मानना है कि सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बच्चों, वामपंथ और दक्षिणपंथ को जानने के बाद आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं विकास की रणनीति से संबंधित विवाद को। बच्चों, देश में नियोजन की जब शुरुआत हुई तो विकास को लेकर जो रणनीतियां अपनाई गईं, उससे कई सवाल उठे और विवाद भी हुए। उन विवादों में कृषि बनाम उद्योग पहला विवाद था। आइए उसको जानते हैं।
विवाद का प्रमुख आधार था कि भारत जैसी पिछड़ी अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग के बीच किसमें ज्यादा निवेश किया जाना चाहिए। आइए जानते हैं कृषि के पक्षधरों ने इसमें क्या विचार रखे। कृषि के पक्ष में विचार। दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास की रणनीति का अभाव था। कृषि के पक्षधरों का मानना था कि उद्योगों पर ज्यादा बल दिया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में, और इसीलिए ग्रामीण क्षेत्र और कृषि को बहुत नुकसान पहुंचा था। जेसी कुमारप्पा जैसे गांधीवादी अर्थशास्त्रियों ने एक वैकल्पिक योजना प्रस्तुत की थी जिसमें ग्रामीण औद्योगिकरण पर ज्यादा जोर दिया गया था। चौधरी चरण सिंह ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि को केंद्र में रखने की बात कही थी। बच्चों, चौधरी चरण सिंह जी पहले कांग्रेस पार्टी में थे, बाद में कांग्रेस से अलग होकर इन्होंने भारतीय लोकदल नामक पार्टी बनाई। इनका मानना था कि नियोजित अर्थव्यवस्था से शहरी तबके ज्यादा संपन्न हो रहे हैं और उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है गरीबों को, किसानों को। कृषि के पक्ष में विचारों को जानने के बाद आइए जानते हैं उद्योग के पक्षधरों के क्या विचार थे। उद्योग के पक्षधरों का मानना था कि औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि किए बिना गरीबी की समस्या से मुक्ति नहीं मिल सकती। इनके अनुसार आर्थिक नियोजन में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने की रणनीति अपनाई गई थी। अर्थात कृषि के पक्षधरों के विपरीत इनका मानना था कि कृषि क्षेत्र में सरकार द्वारा प्रयास किए गए थे। सिंचाई की परियोजनाओं में भारी निवेश किया गया था। राज्य ने भूमि सुधार और गरीबों के बीच संसाधन के वितरण से संबंधित कानून बनाए थे। बच्चों, कृषि बनाम उद्योग इस विवाद को समझने के बाद आइए आगे बढ़ते हैं। निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र। भारत में विकास के पूंजीवादी और समाजवादी मॉडल में से किसी को नहीं अपनाया था। बच्चों, हम पहले भाग में यह पढ़ चुके हैं कि पूंजीवादी मॉडल के अंतर्गत विकास का कार्य पूरी तरह से निजी क्षेत्र के भरोसे होता है और समाजवादी मॉडल के अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है, निजी संपत्ति को समाप्त कर दिया जाता है। भारत ने दोनों मॉडल में से कुछ बातों को लेकर मिले जुले रूप में लागू किया गया था और इसी कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कृषि, व्यापार, उद्योग के बड़े हिस्से को निजी क्षेत्र के हाथों में रखा गया, वहीं भारी उद्योगों को सरकार ने अपने हाथों में लिया और देश को एक आधारभूत ढांचा प्रदान किया। सरकार ने कृषि के क्षेत्र में बड़े हस्तक्षेप किए और साथ ही साथ व्यापार का नियमन भी किया। बच्चों, मिश्रित अर्थव्यवस्था की आलोचना भी हुई। वामपंथियों ने और दक्षिणपंथियों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की अपने तरह से आलोचना की थी। आइए जानते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था की आलोचना किन बिंदुओं पर हुई। योजनाकारों ने निजी क्षेत्र को पर्याप्त जगह नहीं दी। दक्षिणपंथियों का मानना था कि सरकार द्वारा निजी क्षेत्र के विस्तार के लिए प्रयास नहीं किए गए। सरकार ने निवेश के लिए लाइसेंस तथा परमिट प्रणाली लागू करके निजी पूंजी की राह में बाधा उत्पन्न की। लाइसेंस और परमिट प्रणाली के अंतर्गत निजी क्षेत्र के उद्योगों को किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए सरकारी एजेंसियों की अनुमति चाहिए होती थी और उत्पादन कितना किया जाएगा अर्थात उत्पादन पर नियंत्रण भी सरकारी होता था। घरेलू बाजार में तैयार की जाने वाली वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया था, अर्थात घरेलू बाजार प्रतिस्पर्धा विहीन हो गया था। निजी क्षेत्र के उद्योगों पर अपने उत्पादों की गुणवत्ता को सुधारने या उसकी कीमत कम करने, उन्हें सस्ता करने का कोई दबाव नहीं रह गया था। इनका मानना था कि सरकार ने अपने अधिकार में जरूरत से ज्यादा क्षेत्रों को रखा, जिससे भ्रष्टाचार और अकुशलता में भी वृद्धि हुई।
वहीं वामपंथियों का सोचना था कि सरकार द्वारा गरीबों के लिए अपेक्षित प्रयास नहीं किए गए। सरकार को गरीबों और आम जनता के लिए जितना कार्य करना चाहिए था उतना नहीं किया। जनता की शिक्षा और चिकित्सा पर सरकार ने पर्याप्त धनराशि नहीं खर्च की। सरकार ने उन्हीं क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया जहां निजी क्षेत्र नहीं जाना चाहता था। इस तरह वामपंथियों का मानना था कि सरकार ने निजी क्षेत्र को मुनाफा कमाने में मदद की थी। सरकार के हस्तक्षेप से गरीबों की मदद होने के स्थान पर एक अच्छे वेतनभोगी मध्य वर्ग का जन्म हुआ। तो इस तरह से जो अपेक्षा थी नियोजित विकास से, उसमें गरीबी तो अपेक्षानुसार कम नहीं हुई थी, क्षेत्रीय असंतुलन में वृद्धि जरूर हुई थी। बच्चों, विकास की रणनीति से जुड़े दोनों विवादों को जानने के बाद आइए जानते हैं नियोजित विकास के मुख्य परिणामों को। भारत में नियोजित विकास के परिणाम स्वरूप देश के आर्थिक विकास और नागरिकों की भलाई के लक्ष्य में आंशिक सफलता मिली। वास्तव में असमान विकास से जिनको फायदा पहुंचा था वो जल्दी ही राजनीतिक रूप से ताकतवर हो उठे थे और ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा आम जनता की भलाई के लिए कदम उठाना और मुश्किल हुआ था। आइए जानते हैं नियोजन के परिणाम, आर्थिक विकास की बुनियाद। नियोजित विकास के माध्यम से ही भारत के आगामी आर्थिक विकास की बुनियाद पड़ी। भारतीय इतिहास की कुछ सबसे बड़ी परियोजनाएं इसी दौरान शुरू हुई। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, बिजली और सिंचाई से जुड़ी भाखड़ा नांगल और हीराकुंड बांध जैसी विशाल परियोजनाएं इसी अवधि में शुरू हुई थीं। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ भारी उद्योग जैसे इस्पात संयंत्र, तेल शोधक कारखाने, रक्षा उत्पादन, विनिर्माण की इकाइयां आदि इसी अवधि में शुरू हुए। परिवहन और संचार के आधारभूत ढांचे में काफी इजाफा हुआ। बच्चों, इन बड़ी परियोजनाओं की आलोचना भी हुई थी, लेकिन देश के आर्थिक विकास की बुनियाद इन्हीं परियोजनाओं के माध्यम से रखी गई थी, ये भी सच है। यानी देश का आर्थिक विकास शायद उस तरह से संभव नहीं हो पाता इन परियोजनाओं के बिना। भूमि सुधार। बच्चों, ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त विषमता को दूर करने के लिए और भू संसाधनों के समान वितरण के लिए सरकार द्वारा किया गया प्रयास भूमि सुधार था। भूमि सुधार हेतु जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। बच्चों, जमींदारी प्रथा अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही थी और इस प्रथा को समाप्त करने का फैसला एक साहसिक फैसला था, क्योंकि इस फैसले के द्वारा जमीन उन भूस्वामित्व वाले लोगों के हाथ से मुक्त हुई थी जिनको कृषि में कोई रुचि नहीं थी, जिनका खेती से कोई जुड़ाव नहीं था। दूसरी सफल कोशिश जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ करने के लिए की गई। इसे चकबंदी कहा गया। बच्चों, जमीन के किसानों के पास जो जमीनें बिखरे हुए रूप में थीं, उनको एक साथ करने का प्रयास किया गया था चकबंदी व्यवस्था के अंतर्गत। भूमि सुधार की ये दो कोशिशें तो बहुत सफल रही थीं, लेकिन ये नीचे की दोनों कोशिशें ये जो दी गई हैं, ये उतनी सफल नहीं रही थीं। भूमि की अधिकतम सीमा के लिए कानून बनाए गए, यानी कोई व्यक्ति अपने पास अधिकतम कितनी भूमि रख सकता है, इससे जुड़ी हुई कानून बनाए गए। लेकिन जिनके पास ज़मीनें ज़्यादा थीं, उन्होंने इसका भी तोड़ खोज लिया था। ऐसे काश्तकार जो दूसरों की ज़मीन बटाई पर जोत रहे थे, उन्हें कानूनी सुरक्षा देने का भी प्रयास किया गया। बच्चों, वास्तव में प्रभुत्व संपन्न वर्ग ही हमेशा से नीतियों को बनाने और उनके क्रियान्वयन में प्रभावी भूमिका निभाता है, वो प्रभावी नियंत्रण रखता है। और यही वजह है कि खेती और किसान से जुड़ी हुई भूमि सुधार के प्रयास और नीतियां जो सरकार द्वारा बनाई गईं, उनको सही तरीके से क्रियान्वित नहीं किया जा सका।
हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक नीतियाँ किसी भी देश की कहीं ना कहीं उस देश की राजनीतिक व्यवस्था से निर्धारित होती हैं, राजनीतिक व्यवस्था का ही अंग होती हैं। भूमि सुधार को जानने के बाद आइए जानते हैं खाद्य संकट। बच्चों, देश में हरित क्रांति की उपलब्धि प्राप्त करने से पहले खाद्यान्न संकट की विपरीत स्थिति उत्पन्न हुई थी। 1960 के दशक में कृषि की स्थिति दयनीय हो गई थी। इसके क्या कारण थे? 1962 में चीन और 1965 में पाकिस्तान से युद्ध के कारण आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ा। बच्चों, युद्ध किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को कई वर्ष पीछे ले जाता है और विपरीत प्रभाव डालता है। 1965 से 67 तक देश के अनेक हिस्सों में सूखा पड़ा, जिससे देश में खाद्यान्न की भारी कमी हो गई। 2 वर्षों तक देश में सूखा पड़ा और खाद्यान्न संकट की स्थिति उत्पन्न हुई थी। खाद्य संकट की सबसे भयानक स्थिति बिहार में थी। बच्चों, बिहार में अकाल जैसी स्थिति थी। बिहार के अधिकांश जिलों में अनाज का उत्पादन आधे से भी कम रह गया था। वहाँ कुपोषण की समस्या उत्पन्न हो गई थी। सरकार द्वारा जोनिंग की नीति भी अपनाई गई थी उस समय। जोनिंग अर्थात इलाकाबंदी, जिसमें खाद्यान्न का व्यापार एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में किए जाने पर प्रतिबंध था। ऐसी स्थिति में खाद्यान्न की उपलब्धता बिहार में बहुत कम हो गई थी। अनाज बहुत ही महंगे दामों पर बिक रहा था। तो इस संकट की सबसे बड़ी मार पड़ी थी गरीबों पे, किसानों पे। ऐसी परिस्थिति में भारत को ऐसी स्थिति में संयुक्त राज्य अमेरिका से गेहूं का आयात करना पड़ा और विदेशी मदद लेनी पड़ी। बच्चों, खाद्य सुरक्षा के उद्देश्य से इस समय सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में एक नई नीति अपनाई गई, जो हरित क्रांति थी। और ऐसी परिस्थिति में अब देश के सामने खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनना सबसे बड़ा लक्ष्य था, सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। आइए जानते हैं हरित क्रांति क्या थी। सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कृषि की एक नई नीति अपनाई, एक नई रणनीति अपनाई, जिसे हरित क्रांति कहा गया। सरकार ने उन क्षेत्रों में ज्यादा संसाधन लगाने का फैसला किया जहां सिंचाई सुविधा मौजूद थी और जहां के किसान समृद्ध थे। बच्चों, इसके पीछे दलील यह दी गई थी कि जो लोग पहले से सक्षम हैं, अर्थात जहां सिंचाई सुविधा भी मौजूद है, जहां के किसान संपन्न हैं, वो खाद्यान्न उत्पादन को तेजी से बढ़ाने में मददगार होंगे। सरकार द्वारा उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, कीटनाशक और बेहतर सिंचाई सुविधा बहुत ही अनुदानित मूल्य पर उपलब्ध कराया गया। उपज का एक न्यूनतम क्रय मूल्य भी निर्धारित किया गया। बच्चों, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य है। इसका अर्थ सरकार द्वारा किसी अनाज का एक निश्चित मूल्य निर्धारित किया जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो किसानों को अपनी उपज का कम से कम उतना मूल्य प्राप्त होगा, इसकी निश्चितता है। हरित क्रांति इस प्रकार इन प्रयासों से सरकार के शुरू हो चुकी थी। खाद्यान्न उत्पादन बढ़ चुका था। आइए जानते हैं विस्तार से हरित क्रांति के प्रभावों को। हरित क्रांति से बड़े भूस्वामियों और संपन्न किसानों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश कृषि के लिहाज से समृद्ध हो गए। अन्य क्षेत्र पिछड़े रह गए। देश में खाद्यान्न की उपलब्धता बढ़ी। विशेष रूप से गेहूं का उत्पादन तेजी से बढ़ा। गरीब किसानों और भूस्वामियों के बीच अंतर बढ़ा। यह हरित क्रांति का एक नकारात्मक प्रभाव था। मध्यम श्रेणी के भूस्वामित्व वाले किसानों का उदय हुआ। एक तरह से क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ा था। कुछ प्रदेश तो खेती और कृषि के लिहाज से बहुत आगे निकल गए थे और कुछ प्रदेश, कुछ इलाके पिछड़े ही रहे थे।
ऑपरेशन फ्लड। हरित क्रांति को जानने के बाद आइए जानते हैं ऑपरेशन फ्लड क्या था। ऑपरेशन फ्लड के नाम से एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1970 में हुई। बच्चों, ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत सहकारी दुग्ध उत्पादकों को उत्पादन और विपणन की राष्ट्रव्यापी अंतर्गत जोड़ा जाता है। ऑपरेशन फ्लड सिर्फ एक डेयरी कार्यक्रम नहीं था, यह विकास के एक ऐसे माध्यम के रूप में अपनाया गया था जिससे ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर मिलें, उनकी आय बढ़े और गरीबी दूर हो सके। बच्चों, डेयरी से ही जुड़ा हुआ एक नाम है अमूल। आप सब ने अमूल का नाम जरूर सुना होगा। अमूल से जुड़े विज्ञापन टीवी और अखबार पर ज़रूर देखे होंगे। उससे जुड़ी उक्तियाँ अटरली बटरली डिलीशियस या द अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया से ज़रूर परिचित होंगे आप। गुजरात के शहर आणंद से ही दूध उत्पादन के आंदोलन अमूल की शुरुआत हुई थी। अमूल के संस्थापक वर्गीस कुरियन थे, जिन्हें हम मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में उनके बहुमूल्य योगदान की वजह से उन्हें मिल्कमैन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी। ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में अमूल एक अनूठा मॉडल है। इसके विस्तार को ही श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है, व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। बच्चों, अमूल जैसे दुग्ध विकास कार्यक्रम से ही महिलाओं को बड़ी संख्या में गांवों में रोजगार मिला है और आज महिलाएं अपना आर्थिक रूप से स्वयं आत्मनिर्भर हो रही हैं। इतना ही नहीं, भारत दुनिया के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देशों में से आज एक बन चुका है। ऑपरेशन फ्लड को जानने के बाद आइए जानते हैं 1960 के दशक के अंत में आए बदलावों को। 1960 के दशक के अंत में सरकार ने अर्थव्यवस्था के नियंत्रण एवं निर्देशन में राज्य की भूमिका को बढ़ाने का निर्णय लिया। निजी क्षेत्र के उद्योगों पर और बाधाएं लगाई गईं। 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। गरीबों के कल्याण के लिए अनेक योजनाओं की घोषणा हुई। सरकार का रुख समाजवादी नीतियों की तरफ बढ़ रहा था। सरकार द्वारा नियंत्रित अर्थव्यवस्था के पक्ष में बनी सहमति अधिक दिनों तक नहीं रही। बच्चों, नियोजन की प्रक्रिया तो चल रही थी, लेकिन नियोजन का महत्व धीरे धीरे कम हो रहा था। इसका कारण था नौकरशाही और जो भ्रष्टाचार और अकुशलता की दोष सामने आने लगे। उसकी वजह से जनता के मन में सार्वजनिक क्षेत्र की इन योजनाओं और नौकरशाही के प्रति एक विरोध सा आ रहा था। जनता का विश्वास सार्वजनिक क्षेत्र की योजनाओं में से कम होने लगा था। धीरे धीरे जनता का विश्वास टूटता देखकर नीति निर्माताओं ने 1980 के दशक के बाद से अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को कम कर दिया। बच्चों, अर्थव्यवस्था में आए इस बदलाव के बारे में हम इस पुस्तक के अंतिम भाग में विस्तार से जानेंगे। हम जानेंगे कि किस तरह 1991 में देश में अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया गया था, किस तरह जो अभी तक सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे क्षेत्र, उनको निजी क्षेत्रों के लिए खोल दिया गया था। साथ ही हम जानेंगे किस तरह धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को निजी क्षेत्र के लिए खोला गया, उसका उदारीकरण किया गया। धीरे धीरे राज्य का नियंत्रण अर्थव्यवस्था से कम होता गया। बच्चों, यहाँ पर यह भाग समाप्त हो रहा है और साथ ही साथ यह अध्याय भी समाप्त हो रहा है। हमने आज जाना कि वामपंथ और दक्षिण पंथ का क्या अर्थ है। साथ ही साथ हमने विकास को लेकर अपनाई गई रणनीति से जुड़े विवादों के बारे में चर्चा की। हमने जाना कृषि बनाम उद्योग के विवाद को, किस तरह से कृषि के पक्ष में विचार रखे गए
और उद्योगों के पक्ष में उद्योग के पक्षधरों ने अपने विचार रखे। हमने निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के बीच के विवाद को भी जाना। हमने जाना किस तरह देश में पूंजीवादी और समाजवादी मॉडल की बातों को लेकर मिले जुले रूप में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। इसके साथ ही हमने जाना भारत में नियोजन के परिणामों को। हमने देखा किस तरह से विशाल परियोजनाओं के माध्यम से देश के आर्थिक विकास की बुनियाद रखी गई। हमने भूमि सुधार के क्षेत्र में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए, कानून बनाए गए, उनको जाना। हमने साथ ही साथ चर्चा की खाद्य संकट की, किस तरह बिहार सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा खाद्यान्न संकट से। हमने चर्चा की हरित क्रांति के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को भी जाना। ऑपरेशन फ्लड के बारे में हमने विस्तार से जाना और अंत में हमने जाना 1960 के दशक के अंत में आए बदलावों को कि किस तरह से अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण कम होता गया। बच्चों, आइए अंत में नज़र डाल लेते हैं अभ्यास कार्यों पर। पहला प्रश्न है, कृषि बनाम औद्योगिक विकास के विवाद में क्या क्या तर्क दिए गए थे। दूसरा प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तीसरा प्रश्न है, वामपंथ और दक्षिणपंथ से क्या आशय है। चौथा प्रश्न है, हरित क्रांति क्या थी, इसके प्रभावों का उल्लेख करें। पांचवा प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड से आप क्या समझते हैं।